महागठबंधन एनडीए में जंग, कौन है जनता का भरोसेमंद, किसके वादों पर करें एतबार, अब की बार किसकी सरकार, सिर्फ जी बिहार झारखंड पर। Co-powered by Amul Body Warmer, Abraho Comfy और Asian Paints. Asian Paints Ultima Protect, लेमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में महागठबंधन की बैठक जारी है। सीटों के बंटवारे को लेकर यहां मंथन चल रहा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास पर यह बैठक चल रही है। तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी बैठक में पहुंच गए हैं। महागठबंधन की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद हैं। तो महागठबंधन के घटक दलों के नेता वहां मौजूद हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी, वीआईपी पार्टी से मुकेश सहनी और आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में मौजूद हैं। इसके अलावा आरजेडी की तरफ से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वहां पर मौजूद हैं। महागठबंधन के भीतर सीटों की उलझन सुलझी नहीं है। उलझन सुलझाने के लिए लोग पटना से दिल्ली पहुंच गए हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले 48 घंटे के अंदर सीटों पर आखिरी फैसला आ जाएगा और तय हो जाएगा कि महागठबंधन का चुनावी स्वरूप कैसा होगा। उधर महागठबंधन की इस कवायद पर एनडीए ने चुटकी ली है। सीट, व्यक्ति, दल, ये सारी चीजें सुलझ जाएंगी बस चंद घंटों के इंतजार के बाद। महागठबंधन में क्या है सीटों का फॉर्मूला? क्या सीटों को लेकर सहमति नहीं बनी है? पटना के बाद दिल्ली के मंथन से निकलेगा फॉर्मूला। पटना में सीटों को लेकर बात नहीं बनी तो रास्ता दिल्ली का चुना गया। महागठबंधन के मंथन से तय होगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। हां, इतना जरूर है कि इस फॉर्मूले के केंद्र में आरजेडी होगी, लेकिन कब, क्या 48 घंटे में तय हो जाएगा कि महागठबंधन का स्वरूप क्या है? ये तो नैसर्गिक रिश्ता है। आमतौर पर तमाम जो दल देखेंगे, हमारे सामाजिक आधार का भी अगर प्रतिदिन का सरोकार देखें तो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है, मिले जुले रहते हैं। और हम सब जानते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो तोड़ो चटका है। देखिए, हम लगातार एक बात कह रहे हैं कि अनलाइक एनडीए हमारी कोशिश है मुद्दे, यानी कि जो हम जिसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहते हैं, हमारा प्रतिबद्धता पत्र कहिए, कमिटमेंट पेपर, सीट, व्यक्ति, दल, ये सारी चीजें सुलझ जाएंगी बस चंद घंटों का इंतजार के बाद। मैं समझ रहा हूं तो अगले 48 घंटे का इंतजार करिए और फिर ये तय हो जाएगा कि महागठबंधन के किस योद्धा को कहां से मैदाने जंग में उतारा गया है। लेकिन क्या ये इतना आसान लग रहा है? क्योंकि अंदर खाने में सीटों को लेकर रस्साकस्सी अभी भी जारी है। विरोधी तो यही दावा कर रहे हैं कि बगैर लालू के हरी झंडी मिले फैसला संभव नहीं। महागठबंधन का जो घटक दल है उसको मीटिंग करने का अधिकार है, लेकिन सवाल हमारा पेश है कि महागठबंधन के बिहार में सबसे बड़े घटक दल राष्ट्रीय जनता दल ने माननीय लालू प्रसाद जी को अधिकृत किया है, तो माननीय लालू प्रसाद जी का अनुमति पत्र लिया है कि नहीं, अथवा सहमति पत्र? यह आवश्यक है ना। देखिए, महागठबंधन में कोई एक मत नहीं है। वहां जो लोग भी महागठबंधन में गए हैं वो सब लोग स्वार्थ बस गए हैं। कोई समाज की और अपने लोगों के हित के लिए राजनीति नहीं करने गए। हमारे यहाँ का एक मत है कि महागठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई कुछ बोल ले, कहीं किसी तरह का कोई परेशानी टिकट के लिए नहीं है, सीट के लिए नहीं है। तो दिल्ली में मंथन के बाद ही महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा। महागठबंधन के सभी दलों के नेता दिल्ली में हैं और यहीं से अगले कदम के फैसले का ऐलान भी होगा। तो बस इंतजार करिए 48 घंटे। पटना से नवजीत के साथ आसिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली में सीटों को लेकर मंथन जारी है और इसी मंथन से फॉर्मूला निकलेगा। इस बैठक में शामिल होने के लिए वीआईपी के नेता मुकेश सहनी भी दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। मुकेश सहनी ने जी बिहार झारखंड से बात करते हुए कहा कि अगले 48 घंटे में सब कुछ तय हो जाएगा। मुकेश जी, मतलब सब कुछ तय हो गया? एकदम फिट हो चुका है, इसलिए आज आखिरी दौर में चल रहे थे, इसलिए दिल्ली में सोचे कि बैठ के एकदम क्लियर कर ले और कैंडिडेट हम लोग आपस में डिसाइड कर ले कौन सा जगह पे कौन सा कैंडिडेट को देना चाहिए और समीकरण बना के। तो इसके लिए हम लोगों को सोचे दिल्ली में बैठकर सारा चीज क्लियर कर लेंगे। तो आज शाम में दिल्ली में बैठक है, इसलिए हम लोग तमाम हमारे सहयोगी
गठबंधन के सभी नेता यहाँ पे पहुंचे हैं। तेजस्वी जी पहुंचे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतनराम मांझी जी, मदन मोहन जी, तमाम हम लोग बैठ के आज सारा चीज क्लियर कर लेंगे और 15 तारीख को हम लोग घोषणा कर देंगे। और हम लोग एक कदम एनडीए से आगे बढ़ के काम करेंगे, जिसमें घोषणा लोकेशन का तो करेंगे ही करेंगे, सीट किसको कितना देना वो भी होगा, और प्लस हमारे कैंडिडेट भी घोषणा हो सकता है, और किस लोकसभा से कौन लड़ना चाहते हैं वहां पे वो भी हम लोग नाम घोषणा कर देंगे। कैमरामैन शशि के साथ आशिफ इकबाल जी, मीडिया दिल्ली। तो एक तरफ दिल्ली में महागठबंधन में शामिल दल सीटों पर मंथन कर रहे हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन की बैठक में न बुलाए जाने के बाद लेफ्ट ने आंखें लाल कर रखी हैं। लेफ्ट ने साफ लहजे में चेतावनी दे दी है कि अगर उन्हें महागठबंधन में जगह नहीं मिली तो वो अलग रास्ते पर जाने के लिए तैयार हैं और 17 मार्च को इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। हालांकि महागठबंधन से जुड़े नेता लेफ्ट को साथ ले चलने की बात कह रहे हैं, लेकिन सीटों में हिस्सेदारी क्या होगी इस पर सबने चुप्पी साध रखी है। सीट बंटवारे पर बढ़ी तकरार, लेफ्ट ने आंखें की लाल। क्या लेफ्ट के बगैर बनेगा महागठबंधन? सीटों के बंटवारे का मसला पटना में नहीं सुलझा तो महागठबंधन के सभी दल दिल्ली पहुंच गए। लेकिन बैठकों के इस दौर से लेफ्ट को दूर रखा गया है, तो क्या लेफ्ट के बगैर महागठबंधन का खाका खींचने की तैयारी हो रही है? अगर ऐसा है तो लेफ्ट भी 6 सीटों को लेकर चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है। लोग तो वैसे 6 सीट का तय कर भी किए हैं पहले से। हम लोग बेगूसराय तो लड़ेंगे ही, वो तो वहाँ हम लोगों का तैयारी चल रहा है। कन्हैया वहाँ से लड़ेगा, जैसे कि आप जानते ही हैं। आज कल दिल्ली में बैठक है। अच्छा, दिल्ली में जो बैठक हो रही है महागठबंधन में लेफ्ट पार्टी भी शामिल नहीं, लेफ्ट पार्टी नहीं है। यानी देखें तो लेफ्ट महागठबंधन की रणनीति को लेकर खुश नहीं है। उसे लग रहा है कि बिहार की राजनीति में लेफ्ट को माइनस करके देखा जा रहा है, पर महागठबंधन की धुरी आरजेडी ऐसा नहीं मानती। आरजेडी का कहना है कि लेफ्ट हमारे साथ है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। ये हमारे साथी हैं, मकसद भी दोनों का एक है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लेफ्ट के लोग महागठबंधन के पार्ट नहीं है। महागठबंधन वाला पहले सेटल हो जाए मामला, उसके बाद जो है उनके साथ बातचीत की गुंजाइश, पहले ये तय तो हो। तो यदि वस्तु स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ना है सभी लोगों को, तब तो अपना अहम और सब कुछ भुला करके जो सीट बनता है वो सीट अपना लें। वो लालू जी भी देने के लिए तैयार हैं, कांग्रेस भी छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ये अपना शर्त के साथ जो कोई भी आना चाहते हैं या जिनका बयान टेलीविजन या पेपर में हम लोग देखते हैं, वो समझौता का कारण नहीं हो सकता है। ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। 52 के बाद ये पहला चुनाव है जहां डेमोक्रेसी स्टेक पे, जमहूरियत कसौटी पे, और उसमें अगर हमने एक सीट आगे एक सीट हम ये ले लें, मैं समझ रहा हूं कि उससे आवाम को कष्ट पहुंचेगा, क्योंकि उसने गठबंधन बना लिया है जमीन पे। तो 17 मार्च तक का इंतजार लेफ्ट करेगी। अगर 17 मार्च तक सीट बंटवारे का नतीजा सामने नहीं आया तो लेफ्ट अपनी रणनीति पर काम करेगी। लेकिन महागठबंधन और खासकर आरजेडी ने भरोसा जताया है कि लेफ्ट को इग्नोर नहीं किया जाएगा, उन्हें भी महागठबंधन के साथ रखना ही है। दिल्ली से आसिफ के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। बेगूसराय सीट को लेकर पेंच फंसा हुआ है। सीपीआई कन्हैया की उम्मीदवारी पर दावा ठोक रही है तो आरजेडी नेता तनवीर हसन ने भी बेगूसराय सीट पर दावेदारी जताई है। यानी लेफ्ट और महागठबंधन के बीच मसला फंस गया है। कम्युनिस्ट पार्टी पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी 14 में, और वो 14 के बाद इस बार भी चुनाव लड़ेगी, लेकिन पहले गठबंधन में आना था, तब सीट पर क्लेम करना था। गठबंधन के बाहर भी रहो और बाहर से सीट भी मांगो, ये बात उचित नहीं लगी और अनएथिकल लगी। इसलिए वो जो है सो कम्युनिस्ट पार्टी तो अलग लड़ी थी, जदयू के अलायंस में पिछली बार लड़ी थी। गठबंधन में वाम दल इस बार नहीं है शामिल। नहीं, अभी तक तो हमको सूचना नहीं है, और होगी तो दिल्ली में नहीं सब डिसाइड होगा। कन्हैया से आखिर परहेज क्यों है आरजेडी? हमको कोई परहेज नहीं, इसमें कोई किसी से न परहेज है न किसी से कोई बात है। पार्टीज को आप लोग साथ नहीं ले रहे हैं। आज मीटिंग हुई, उसमें लेफ्ट पार्टीज नहीं है। क्या लेफ्ट पार्टीज को क्या आप लोग? ये हमारा जो शीर्ष नेता है इन सारी चीजों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। लेफ्ट को
लेफ्ट पर क्या कहेंगे? शीर्ष नेता हमारे जो शीर्ष नेता हैं महागठबंधन के, सारी चीजों पर गंभीरता से लेफ्ट की जरूरत है कि नहीं सर आप लोगों को? सर एक तरफ महागठबंधन में सीटों का पेच फंसा हुआ है, वहीं एनडीए में भी मामला कुछ ठीक नहीं है। वहां भी अभी तक किस सीट से कौन सी पार्टी के चुनाव लड़ेगी इसका खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं कि अगले 1 या 2 दिन में इस पर भी फैसला आ जाएगा। मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर हम इस बात का निर्णय कर लेंगे किस सीट पे कौन लड़ेगा। सीटों को लेकर एनडीए में उलझन, अभी तक नहीं हुआ फैसला। किस समीकरण में फंसी एनडीए? सीटों को लेकर एनडीए में भी हालात ठीक नहीं हैं। नहीं तो 2 महीने पहले ही बंटवारा हो गया होता। लेकिन 60 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी अभी तक साफ नहीं हुआ है। ये तो होना नहीं चाहिए था अगर सब कुछ ठीक होता। सिर्फ कयासों के सहारे ये खबरें चल रही हैं। हालांकि बीजेपी जेडीयू सफाई दे रही है कि 1-2 दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा। जो भी एनडीए की पार्टियां हैं, जो घटक दल हैं, हम लोग एक दूसरे के संपर्क में और वार्ता का दौर भी चला है और कुछ ही दिनों के अंदर शीघ्र उसको मैं कह सकता हूं अंतिम परिणति तक पहुंच जाएगा, फैसला हो जाएगा और इसकी घोषणा कर दी जाएगी। ये सीटों की संख्या तो हम लोगों ने पहले ही तय कर ली और कौन सीट पे कौन लड़ेगा इसके बारे में आपस में चर्चा चल रही है। मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर हम इस बात का निर्णय कर लेंगे किस सीट पे कौन लड़ेगा। दरअसल एनडीए में मसला समीकरण को लेकर फंसा हुआ है। सीटों के साथ साथ जातिगत समीकरण का भी ख्याल रखा जा रहा है ताकि कोई दिक्कत न हो। लेकिन विपक्ष को लगता है कि जेडीयू के हावी होने की वजह से मामला फंसा हुआ है। ये बिहार के मुखिया विकास पुत्र बनते हैं और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री विकास के जो है कि बड़े योद्धा समझते हैं, तो डर क्यों रहे हैं? क्यों डर रहे हैं आप? अब जनता आपके साथ है तो डर क्यों रहे हैं? घोषणा करिए, आइए मैदान में, महागठबंधन तैयार है। पार्टी की ओर से कोई अधिकृत इस ढंग का बयान नहीं आया है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि एनडीए के घटक दल के नेताओं में संख्या के बारे में निर्धारण हो चुका है। अब कौन पार्टी कहां लड़ेगी, यह समय पर 7 चरणों में चुनाव होना है, तो परेशानी इसके लिए किस बात की है? यह सक्षम समय पर सक्षम नेतृत्व है, सीटों की घोषणा कर देगा। तो एनडीए में भी 48 घंटे महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर अगले 2 दिन में तय होगा कि किस पार्टी को कौन सी सीट मिलेगी, जिसके बाद बिहार का दंगल शुरू होगा जो 23 मई तक चलेगा। धीरज ठाकुर, जे मीडिया, पटना। भले ही एनडीए में सीटों का बंटवारा न हुआ हो, लेकिन 2019 की लड़ाई तो लड़नी ही है, ये तो तय है। तो इस लड़ाई के लिए जेडीयू ने नया स्लोगन तैयार किया है, उसे जारी भी कर दिया गया है। लेकिन इस बार का स्लोगन चुनावी रणनीतिकार रह चुके प्रशांत किशोर ने तैयार नहीं किया है, बल्कि आरसीपी सिंह ने जारी किया है। तो क्या प्रशांत किशोर साइडलाइन कर दिए गए हैं? ये स्लोगन तो आपको याद होगा, 2015 के विधानसभा चुनाव में इसी स्लोगन से तो नीतीश कुमार ने बिहार को मथा और बता दिया कि बिहार में नीतीश कुमार है। और अब 4 साल बाद जेडीयू का एक नया स्लोगन तैयार हुआ है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। इसके बाद जेडीयू का नया स्लोगन होगा, सच्चा है, अच्छा है, चलो नीतीश कुमार के साथ चलें, साथ में संकल्प हमारा एनडीए दोबारा। इस नए स्लोगन को जारी कर दिया गया है और नए स्लोगन से यह साफ हो गया है कि जेडीयू विकास के साथ नीतीश की छवि को बखूबी भुनाने की तैयारी कर रही है। आपने कहा था ना कि अगली बार नीतीश कुमार, तो जब नीतीश बाबू दोबारा 2015 में यहाँ दोबारा के तिवारा जब बने हैं, तो जो भी जनता के साथ वायदा किया सबको उन्होंने पूरा किया है। तो जो पूरा करता अपना वायदा को, सच्चा हुआ ना, अपना वादा निभाया। लेकिन इस बार के स्लोगन में उस शख्स का हाथ नहीं है जिसने 2015 का स्लोगन तैयार किया था।
हम बात प्रशांत किशोर की कर रहे हैं। पिछली बार प्रशांत किशोर स्लोगन तैयार कर इसे जनता के बीच ले गए थे, लेकिन इस बार वो नजर नहीं आ रहे हैं। पार्टी के दिग्गज भी इस पर साफ साफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका इस बार क्या होगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं वो जेडीयू के, इस बार क्या भूमिका होगी? देखिए, पार्टी में जितने हमारे नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सबकी भूमिका है। अब भूमिका क्या है कि जो हमारा गठबंधन है उसके 40 सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उनको विजय। तो जेडीयू का नया स्लोगन आ गया है। पार्टी के दफ्तर में बाकायदा इसे लगा भी दिया गया है और इसी स्लोगन को हथियार बनाकर जेडीयू के उम्मीदवार चुनावी रण में उतरेंगे। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कल तक जो कुशवाहा के अपने थे, आज पानी पी पी कर उन्हें कोस रहे हैं। टिकट बेचने तक के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं और आरोपों पर कुशवाहा ने सफाई पेश की है। कहा है कि क्या रिवॉल्वर तानकर किसी से रुपए लिए? नागमणि और प्रदीप मिश्रा के लगाए आरोपों पर कुशवाहा ने पलटवार भी किया है। अपनों ने की आरोपों की बौछार, कुशवाहा ने किया पलटवार। नागमणि के दांव में फंसे कुशवाहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष नागमणि के आरोपों पर पलटवार किया है। टिकट बेचने के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कुशवाहा ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर डाली है। हालांकि कुशवाहा साफ कह रहे हैं कि जब सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला तय ही नहीं हुआ है तो टिकट बेचने का सवाल ही कहां से आ गया। हालांकि नागमणि कुशवाहा के चरित्र पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। कहीं न कहीं से सूत्रधार कोई और है और इसके चलते उपेंद्र कुशवाहा की छवि को जितना गंदा कर सकते हो करो, इस मकसद से सारे आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का ही कैरेक्टर है शुरू से ही। शुरू के दिनों में गद्दारी का इतिहास इनका है। जब पहली बार कोई विधायक बना, उपेंद्र कुशवाहा बने, नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने विपक्ष का नेता बनाया और नीतीश कुमार को धोखा देने का काम किया। कुशवाहा ने प्रदीप मिश्रा के आरोपों का भी जवाब दिया और माना कि रुपए लिए थे, लेकिन टिकट के बदले में नहीं, बल्कि अपनी निजी जरूरतों के लिए। कुशवाहा ने विदेश यात्राओं के बहाने खुद पर लगे आरोपों को भी निराधार बताया। उपेंद्र कुशवाहा को जरूरत थी, उन्होंने मांगा, हमने दिया। इतना में कोई अपराध है क्या? किसी जरूरत है किसी की और किसी ने मांगा और दे दिए आप सहमति से, तो इसमें क्या अपराध हो गया? आज पूरे बिहार की जो जनता है ये देख रही होगी कि उपेंद्र कुशवाहा के कथनी और करनी में क्या अंतर है। आज तो सब जाहिर हो गया। उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात, हमारा टेप भी सुनाया उन्होंने। पैसा देने की कभी बात नहीं की है, क्योंकि मैं तो आश्वस्त था कि मुझे वो टिकट देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि और प्रदीप मिश्रा कभी उपेंद्र कुशवाहा के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन आज पानी पी पी कर कुशवाहा को कोस रहे हैं। अब जब चुनाव बेहद नजदीक है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जोरों पर हैं, ऐसे में आरोपों की बौछार और तेज हो जाए तो हैरत नहीं होगी। रूपेंद्र, जी मीडिया, पटना। बिहार में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सूबे के अलग अलग हिस्सों से अपराध की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस जैसे मूक दर्शक बनी हुई है। ताजा घटनाओं में बुलंद हौसले वाले अपराधियों ने परसथुआ में राइस मिल मालिक और उसके लेबर की हत्या कर शव को पानी से भरे तालाब में फेंक दिया। मुजफ्फरपुर में एक बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या का शक बुजुर्ग के भतीजे पर है। उधर राजधानी पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और शव को आहर में फेंक दिया। पटना के पालीगंज थाना क्षेत्र में एक युवक का शव नहर में तैरता हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पटना में ही नौबतपुर के सीडीपीओ ऑफिस के ताला तोड़कर चोरों ने करीब 1.5 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया। उधर छपरा में एक बंद पड़े घर से चोरों ने लाखों का सामान चुरा लिया। रोहतास के कोचस में हथियारों से लैस अपराधियों ने चावल मिल में लूटपाट की। इस दौरान मिल मालिक ताराचंद गुप्ता और एक कर्मचारी ने विरोध किया तो अपराधियों ने दोनों के हाथ पैर बांध दिए और तालाब में फेंक दिया। बाद में दोनों के शव तालाब से मिले। इसे लेकर इलाके में तनाव है और पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है, मामले की जांच कर रही है।
रात्रि में वो कहीं से शादी अटेंड करके अपने एक दोस्त के साथ वहाँ आए और संयोग बस उसी दौरान जो है एक कुछ अपराधियों के द्वारा जो है धान वगैरह सब वहाँ जो भी स्टाफ था उनका एक दो उसको बंधक बना करके लूटपाट किया जा रहा था और ऐसा लगता है कि उसी में विरोध करने के क्रम में घटना घटी है। बेगूसराय में चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिला पुलिस एक्शन में है। बावजूद इसके अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम देने में लगे हैं। घटना जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र के चाक गांव की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने मंदिर के पुजारी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अपराधियों ने घटना को अंजाम उस वक्त दिया जब मंदिर के पुजारी शौच के बाद चापाकल पर थे, हाथ पैर धो रहे थे। गोली लगने के बाद पुजारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। 55 वर्ष के ये एक व्यक्ति हैं जिनको कि चेहरे पे बाईं तरफ आंख के नीचे गोली लगी है और इनके बाईं आंख की रोशनी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है और सीटी स्कैन रिपोर्ट में जख्म काफी गहरा है। इनके दिमाग के भी कुछ हिस्से में जख्म हुई है, चेहरे के हिस्से में जख्म हुई है और कई महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कॉल पर गेलखिन, कॉल पर से मुंह धोने एलखिन, उतने में गोली मारि वो हमे नहीं देखलिए बाबू वो गेलखिन लेकिन हमरा गोली मारि देलकै। मुंगेर AK-47 के मामले में पुलिस ने 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इससे पहले 14 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक अभी तक इस मसले पर कुछ लोग फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि मुंगेर से 22 AK-47 राइफल मिली थी, साथ ही राइफल के पार्ट्स भी पुलिस ने बरामद किए थे। अभी FSL रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उस FSL रिपोर्ट से भी COD से निकाले जाने की पुष्टि हुई है, इसलिए कि एक हथियार में जो 4 आर्सनल नंबर एक समान होते हैं, दोनों हथियार में आर्सनल नंबर अलग अलग हैं। इससे स्पष्ट है कि जो सुरेश ठाकुर के द्वारा जो कन्फेशन दिया गया था कि समय समय पर विभिन्न हथियारों के कुछ कुछ पार्ट निकालते थे, घर ले जाकर असेंबल करते थे। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि पुलिस जो अनुसंधान कर रही है वो सही है। FSL रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि हुई है। दरभंगा में आग की चपेट में आने से करीब 50 से ज्यादा घर जल गए हैं। मामला जमालपुर OP के झगरुआ गांव का है। तस्वीरें अपने आप में तबाही की तस्दीक कर रही हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, आग की लपटें और धुएं का उठता हुआ गुबार। 50 घरों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया और लाखों का नुकसान हुआ। मुजफ्फरपुर के बाटा शोरूम के ऊपर अचानक से आग लग गई। इससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना शहर के बीचों बीच स्थित मोती झील मार्केट की है। आग काफी तेज लगी थी और ये तस्वीरें भी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग की लपटें काफी ज्यादा उठ रही थी। चूंकि यह शहर का मुख्य बाजार है, इसलिए यहां पर अफरा तफरी मच गई आग लगने के बाद। और खबर बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि इलेक्शन का वक्त आ चुका है, तो इलेक्शन को लेकर जी बिहार झारखंड आपसे यह अपील कर रहा है कि अब की बार वोटिंग की लाइन न टूटे, कोई भी मतदाता न छूटे।